देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेपाल में तख्तापलट हो गया है। बता दें आपको कि जेनजी ने केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंका है। और साथ ही साथ बता दें आपको कि अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल में क्या होगा। नेपाल में जेनजी का आंदोलन अब लगभग थम गया है। गुरुवार को कुछ इलाकों से ही उपद्रव की घटना सामने आई, लेकिन अब चुनौती नई सरकार के गठन की है। आंदोलनकारी जेनजी ग्रुप ने देश में आम चुनाव को लेकर अपनी मांगों का एक ड्राफ्ट सार्वजनिक किया है। पहली शर्त है कि संसद को भंग किया जाए। दूसरी शर्त है कि देश में नागरिक सैन्य सरकार का गठन किया जाए और साथ ही साथ सेना की भूमिका को सीमित रखने की भी मांग की गई है। साथ ही अगले 1 साल के भीतर आम चुनाव कराने की मांग की गई है। नेताओं और राजनीतिक दलों की संपत्ति की जांच के लिए एक मजबूत न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की गई है। लेकिन भारत के लिए सवाल यही है कि नई अंतरिम सरकार के नेतृत्व में नेपाल का भारत से कैसा संबंध होगा। और दरअसल अब तक अंतरिम सरकार का चेहरा सुशीला कार्की को माना जा रहा है। सवाल ये भी है कि अंतरिम सरकार की मुखिया अगर सुशीला कार्की ही बनती हैं तो फिर उनके नेतृत्व में नेपाल का भारत से संबंध कैसा रहेगा। दरअसल सुशीला कार्की का जुड़ाव और लगाव भारत से रहा है। वह प्रधानमंत्री मोदी को बेहतरीन नेता के तौर पर देखती रही हैं और साथ ही साथ वह BHU से पढ़ी हैं। अपने पहले इंटरव्यू में सुशीला कार्की ने अपने भारत से लगाव को दर्शा दिया है। उनकी बातों से साफ है कि भारत को लेकर उनके विचार अच्छे हैं। नेपाल में मौजूदा संकट के बाद किसी भी ऐसी सरकार का होना भारत और नेपाल दोनों के हित में है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें या फिर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और जनसंपर्क के लिहाज से बात करें, नेपाल और भारत के लिए दोनों महत्वपूर्ण रहे हैं। और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच 2000 आपको बता दें कि 1751 किलोमीटर की सीमा है। तकरीबन ये जो आंकड़ा हम बता रहे हैं कि 1751 किलोमीटर की सीमा है, ये तकरीबन आंकड़ा है। और साथ ही साथ ऐसे में अंतरिम सरकार की मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का चुनाव भारत के लिए राहत भरा फैसला हो सकता है। वहीं भारत के लिए ये भी चुनौती है कि आज के हालात में नेपाल में भारत विरोधी लहर चलाने की साजिश कामयाब हो, क्योंकि बुरे हालात में भी पूर्व PM ओली ने भारत के भारत के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ा। नेपाल के पूर्व PM केपी शर्मा ओली ने नाम लिए बिना तख्ता पलट के लिए भारत को ही दोष दिया है। उन्होंने कहा है कि राम नेपाल में जन्मे थे और लिपुलेख, काला पानी और लिमियाधुरा हमारा है। मैं इन बयानों से पीछे हट जाता तो मुझे और मौके मिलते। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक अधिकारी जी, जो कि जर्नलिस्ट हैं, नेपाल से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी। संजीव जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि जो हालात फिलहाल नेपाल के बने हुए हैं, जेनजी का जो प्रदर्शन रहा, उग्र प्रदर्शन रहा, तख्ता पलट हुआ, इन पूरे घटनाक्रमों को कैसे देखते हैं आप? ये जो नेपाल का हाल के दिनों का जो घटनाक्रम है, जो वहां पर अस्थिरता है, अराजकता वाली स्थिति बन गई थी। हालांकि अब स्थितियां थोड़ी सी सामान्य हो रही हैं, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है, ये नेपाल की जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार है, और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि नेपाल में ऐसे सभी नेता जिनके के ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूती देने की जिम्मेदारी थी, उन सभी की बहुत बड़ी विफलता है। और केपी शर्मा ओली के बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब ऐसे समय में जब नेपाल में युवा गहरे असंतोष को फेस कर रहे थे, बेरोजगारी का बड़ा संकट है और भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या है, वहां का जो पॉलिटिकल क्लास भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, वहां पर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मुद्रास्फीति का संकट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है,
ऐसे सभी स्थितियों में जो जनता के अंदर और विशेष रूप से जेन जी के अंदर जो एक व्यापक असंतोष और गुस्सा था, उसको वो सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। आपसी जो समस्याओं के बारे में एक दूसरे से अपने दुख को वो शेयर करते थे। इस तरीके की सोशल मीडिया की जो साइट थी, उसके ऊपर जो उन्होंने ब्लैंकेट बैन इम्पोज किया, वो जाहिर है कि एक सबसे पहला ब्लंडर उन्होंने किया। और ये उन्होंने चाइना से आने के तुरंत बाद ये जो निर्णय लिया, ऐसा उन्हें लगा कि ये नेपाल नहीं है, चाइना है, कि जहां पर आप अगर कुछ आप बैन भी कर देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जाहिर है कि उनका जो ये आकलन था, उनका जो ये स्टेप था, वो एक भारी भूल थी। दूसरा, जब लोगों ने जाहिर है कि इसको अस्वीकार कर दिया, जेनजी ने इसे अस्वीकार कर दिया और वो सड़कों पर आ गए, विरोध प्रदर्शन इसके बारे में करने लगे, तो उसके बाद केपी शर्मा ओली ने जो दूसरा बड़ा ब्लंडर किया, वो है उन युवाओं के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करना। और एक बड़े पैमाने पर जो वहाँ की जो अथॉरिटीज थी, पुलिस फोर्सेस थी, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग की और पहले ही दिन जो है 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, 400 से भी ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। और जो अभी भी कई ऐसे घायल प्रदर्शनकारी हैं, जेनजी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, क्रिटिकली इंजर्ड है, उनके सिरों में गोलियां मारी गई हैं, उनको उनकी हत्या करने के इरादे से उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, ना कि उनको प्रिवेंट करने के इरादे से, ऐसा लगता है। तो ये जो मिस हैंडलिंग जो असंतोष की थी और बल प्रयोग इतना बड़े पैमाने पर करना, ये दूसरा सबसे बड़ा जो गलती उन्होंने की और उसका परिणाम आप देखिए तो ये जो केपी शर्मा ओली की सरकार का पतन हो चुका है, वो देश छोड़ करके भागने की फिराक में नजर आते हैं। और अब जिस तरीके के बयान अभी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी उसमें सद्बुद्धि अभी नहीं आई है और अभी भी वो भारत को टारगेट करते हुए बयान दे रहे हैं कि मैंने ये कहा कि भगवान राम वहां पैदा नहीं हुए थे, नेपाल में पैदा हुए थे, इसकी वजह से मेरी सरकार गई, लिपो लेख, लिपिया धोइया, काला पानी की वजह से मेरी सरकार गई। अरे यदि आपकी सरकार गई है तो अपने गिरबान में पहले झांक करके देखिए कि आपने क्या गलतियां की हैं, किस तरीके की अराजकता वहां पर की, कैसा भ्रष्टाचार करके रखा हुआ था और लोगों के अंदर लोगों की समस्याओं से को आप एड्रेस करने की आपने कभी भी कोशिश नहीं की, लोगों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश नहीं की। और जब लोग अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हैं तो आप उनके ऊपर उनके मुंह पर पट्टियां जो है डालने का काम करते हैं और जब वो अपनी आवाज सड़कों पे आके उतारते हैं निकालते हैं तो आप उनके ऊपर गोलियां चलवाते हैं। क्या ये शासन है? क्या इसी तरीके से गवर्नेंस होता है? तो इस सरकार का जो मति है वो जाहिर भ्रमित है, भ्रष्ट है और इस सरकार का जो पतन था अवश्य संभावित था। बिल्कुल जाहिर तौर पे तानाशाही करना चाह रही थी सरकार, लेकिन जेनजी ने उखाड़ फेंका। और ऐसे में देखिए ये जो मांगे इनकी है जेनजी की कि जो सरकार है उसको अभी फिलहाल जो हालात हैं उसको सरकार को भंग कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, 1 साल के भीतर आम चुनाव होने चाहिए और नेताओं और राजनीतिक दलों की संपत्ति की जांच के लिए एक मजबूत न्यायिक आयोग के गठन की भी मांग की गई है। तमाम इन्होंने अपनी मांगे रखी है। उन मांगों को कैसे देखते हैं आप और कितना जरूरी है नेपाल के संदर्भ में? ये मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेपाल के जो पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को, और जैसा कि मैंने कहा कि जो लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिन नेताओं ने ली थी 2008 के बाद से कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाएंगे, मजबूत बनाएंगे, उसको सशक्त और मजबूत बनाएंगे संस्थाओं को, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वो आपसी गुटबाजी में सरकारें एक के ऊपर एक लगातार सरकारें वहां जिस तरह से बदलती हैं, वो कोई लोकतंत्र का उन्होंने मजाक बना करके रखा हुआ था और लोकतंत्र की जो संस्थाओं को उन्होंने कमजोर करने का जो ही कार्य किया है, मजबूत बनाने का कार्य तो बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसमें सभी जो है नेपाल के राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है, सभी की विफलता है। और ये ओली सरकार की तो ये बहुत बड़ी जो नाकामी रही थी, उनकी ब्लंडर्स है, उन्होंने जो भारी गलतियां की वो तो की ही, तानाशाही पूर्ण प्रवृत्तियां जो उन्होंने दिखाई ही, लेकिन अन्य राजनीतिक दल भी इसके लिए जिम्मेदार है। नेपाली कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, अन्य जो जितने भी दल हैं, सभी को आत्ममंथन करना होगा कि क्या उनको उनके जनता ने जो उनको लोकतंत्र की जिम्मेदारी दी थी 2008 में मोनार्की राजतंत्र के समाप्त हो जाने के बाद, क्या उन्होंने ठीक तरीके से पूरी की है? क्या उन्होंने सारी स्थितियों को मैसअप करके नहीं रखा हुआ है? तो ये जो जेनजी आज कह रहा है कि फिर से एक नई संवैधानिक व्यवस्था की मांग वो कर रहे हैं, नए रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं,
अपने जो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की मांग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को दूर करने की मांग कर रहे हैं, फ्यूचर के रोड मैप को बनाने की मांग कर रहे हैं। ये जो सारी मांगे हैं, ये मांगे जनता के साथ उनको, सरकार को संवाद से साबित करना होगा। जेन जी को बुलाना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, वो सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं उनसे बातचीत करनी होगी, और जाहिर है कि उसके आधार पर अपनी नीतियां अकॉर्डिंगली बनानी होगी। भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करनी होगी, अंकुश लगाना होगा, दूर करना होगा भ्रष्टाचार। अशोक जी, अभी फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे थे नेपाल के, वो जाहिर तौर पर उसने तख्ता पलट किया, इतना शक्तिशाली प्रदर्शन हुआ। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर अभी किस तरह के हालात नेपाल में बने हुए हैं, किस तरह के हालात हैं? नेहा जी, अभी नेपाल में मैं काठमाडौँ नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर के पास ही हूँ। वहाँ पे बैठक चल रहा है। विशेष रूप से अब अंतरिम मंत्री परिषद के प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए और कैसे देश को निकास दिया जाए, ये संदर्भ में नेपाली सेना के प्रमुख प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल निरंतर सुबह से ही कल और आज भी सुबह से ही छलफल में जुटे हुए हैं। विशेष रूप से कल और परसों और कल का जो हालत था, अभी थोड़ा वो वातावरण शांति की तरफ जा रहा है। विशेष रूप से युवा और जो जेएनजी पुस्ता के युवा लोग हैं, उनको ये चासों के साथ वो देख रहे हैं कि अब किसको बनाया जाए। लेकिन वो भी अभी भी छलफल में है कि वो बैठक कर रहे हैं किसको बनाया जाए। अभी कल तक सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो ये कह रहे थे। लेकिन अभी खबर आ रही है, जेएनजी के एक अभियंता से मैंने अभी बात किया था, तो वो बोल रहे हैं कि कुलमान अब हम सुशीला कार्की 70 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए हमको नया पुस्ता के लोग लाना चाहिए। और कुलमान घिसिङ को वो जो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निर्देशक है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो लोग ये कह रहे हैं। और विशेष रूप से काठमाडौँ वैली और बीच में चुनाव कराने की भी मांग हो रही थी कि दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए। दोबारा चुनाव होगा, लेकिन जब अंतरिम सरकार गठन होगा, अंतरिम सरकार गठन करने के बाद, जैसे कि जो अब प्रधानमंत्री होगा, उसके नेतृत्व में नया सरकार बनेगा, नया मंत्री परिषद गठन होगा। उसके बाद वो 6 महीना के वो जेएनजी अभियान था, क्या कह रहा है कि अभी सरकार गठन होगा, पहली सरकार गठन होगा, उसके बाद नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, उसके बाद संसद विघटन होगा। ठीक है, सुशीला कार्की का नाम आप कह रहे हैं कि अब जेएनजी कह रहे हैं कि नहीं, उनकी उम्र ज्यादा है और वो अब चाहते हैं कि कोई युवा चेहरा आ गया। युवा चेहरों में किसका नाम आगे चल रहा है? अभी जैसे कि काठमाडौँ महानगर पालिका के मेयर है बालेन्द्र शाह का भी नाम आ रहा है। लेकिन जो अभी इससे पहले नेपाल विद्युत प्राधिकरण में नेपाल विद्युत प्राधिकरण एमडी कार्यकारी निर्देशक रह चुके हैं कुलमान घिसिङ, उनका नाम अभी युवा प्रस्ताव कर रहे हैं। ठीक है, भारत के लिहाज से संजीव जी, कौन बेहतर नेता नेपाल के लिए हो सकता है? क्योंकि देखिए, ओली तो पूरी जिम्मेदारी भारत पे ही डाल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भारत की वजह से ये हालात नेपाल के हुए हैं, लेकिन नेपाल और भारत का जो रिश्ता रहा है वो बहुत ही बेहतर रहा है हमेशा से ही। लेकिन अब ऐसे में कौन वहां पर सत्तासीन होगा तो नेपाल के साथ भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं? संजीव जी। देखिए नेहा जी, भारत और नेपाल के जो संबंध हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, वो सिर्फ आर्थिक नहीं है, वो सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध है जी। ये रोटी बेटी का रिश्ता है, बिल्कुल, बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। किसी एक नेता के बड़बोलेपन से और उनकी जो मति भ्रष्ट वाली जो स्थितियों की वजह से ये जो संबंध है वो खटाई में नहीं पड़ सकते। मेरा ऐसा मानना है कि नेपाल में कोई भी अंतरिम सरकार का मुखिया बनेगा, सभी के साथ भारत के जो संबंध है वो अच्छे होंगे। भारत की सरकार सभी के साथ अपना सकारात्मक और सहयोगात्मक जो रुख है वो अख्तियार करेगी। और नेपाल की जो आंतरिक घटनाक्रमों पर भारत की सरकार की बहुत पैनी नजर है। और जैसा कि मैंने कहा, ये रिश्ते बहुत ही
नजदीकी है और नेपाल में अगर अस्थिरता फैलती है, वहाँ के लोगों को कष्ट और दुख होता है, तो इससे भारत भी दुखी होगा, भारत भी चिंतित होगा। इस तरीके से ये जो रिश्ते हैं, जाहिर है कि इनके ऊपर इनका जो भविष्य है, मैं कहता हूँ हमेशा से अच्छा रहा है, आगे भी अच्छा रहेगा। और इस तरीके के जो कई ऐसे जो नेता हैं, केपी शर्मा ओली के बारे में जो जैसे कि वो अभी बयान आया है, उसके पहले भी हमने देखा है कि उन्होंने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का भी इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को में अपने रेलेवेंस को बनाए रखने की नीति के तहत भी वो भारत विरोधी कई बार वो बयान दे डालते हैं। लेकिन जहां तक भारत का रुख है, भारत की सरकार है, उसकी जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है, नेपाल के साथ बहुत ही विशेष और गहरा संबंध है। तो ऐसे में भारत की सरकार सभी जो भी नेपाल का अंतरिम सरकार का मुखिया होगा या जब चुनाव होंगे उसके बाद जो नया प्रधानमंत्री बनेगा, सभी के साथ हमारा जो सहयोगात्मक रुख रहेगा और हम नेपाल को पूरी मदद देने के लिए भी तैयार हैं। ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत अपने नेबरहुड में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता देखना चाहता है, चाहे वो बांग्लादेश की स्थिति रही हो, श्रीलंका में आपने देखा कि हमने कितनी बड़ी मदद श्रीलंका को प्रोवाइड कराई थी जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और बांग्लादेश के संदर्भ में भी हमारा एक रुख हमेशा से सकारात्मक रहा है। लेकिन नेपाल के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ के नेपाल के जो भी नेता हैं, लोकतंत्र के चलाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, सभी को सद्बुद्धि के साथ काम लेना होगा। बिल्कुल सद्बुद्धि के साथ काम लेना होगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। लेकिन मैं एक बार फिर से अशोक का रुख कर लेती हूँ। अशोक जी, ये बताइए कि जो फिलहाल आपने नेताओं के नाम बताए हैं, उन नेताओं का राजनीतिक बैकग्राउंड कैसा रहा है और भारत के प्रति उनका नजरिया क्या है अभी तक? क्योंकि बयान तो कई आते होंगे उनके बयानों से क्या झलकता है, भारत के प्रति क्या रुख रहा उनका अभी तक? देखिए, वो सुशीला कार्की जी पूर्व प्रधान न्यायाधीश रह चुकी है। सर्वोच्च अदालत देश के प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश है। और जैसे दूसरा कुलमान घिसिङ जो नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व एमडी है, कार्यकारी निर्देशक है। वो जब वो कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे, उसी टाइम भारत और बांग्लादेश के साथ नेपाल का बिजुली विद्युत निर्यात संबंधी समझौता हुआ था। वो लोग दो ही लोग, नेपाल और भारत को और जो छिमेकी देश है, हमारे पड़ोसी देश है, उनको अच्छा से आगे बढ़ाने के लिए, उनको संबंध अच्छा बनाने के लिए वो पहले से ही काम कर रहे हैं। वो डिप्लोमेटिक रूप में, कूटनीतिक रूप में और राजनीतिक रूप में जहां उन्होंने काम किया है, उन्होंने विशेष रूप से नेपाल भारत के जो सांस्कृतिक संबंध है, राजनीतिक संबंध है और जो धार्मिक आर्थिक संबंध है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, सहकार्य करने के लिए उनका योगदान उन्होंने अपने तरफ से योगदान दे रखे हुए हैं। लेकिन अब जैसे कि युवा पुस्ता ने जैसे ही उनके नेतृत्व में सरकार बनाने की मांग कर रही है, वो आगे भी ये देखेंगे कि हम पड़ोसी देश और तीसरा मुल्क के साथ और कैसे करेंगे, दात्री निकाय के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, वो भी देखा जाएगा। थोड़ा आगे जाने का रोड मैप बना के एक मैत्री संबंध कायम करके वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, वाकई कौन सत्तासीन होता है और किसके तरफ से कितने एफर्ट्स किए जाते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।